भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक अपडेट दिया गया 4 और 5 तारीख का। कहा गया कि एस जयशंकर साहब नेपाल की यात्रा पर रहने वाले हैं जनवरी 4 और 5 के दिन। एस जयशंकर साहब ने 4 जनवरी को ट्वीट किया। आप कहेंगे कि ये जानकारी इतना लेट क्यों आ रही है? क्योंकि मालदीव लक्षद्वीप बहुत ज्यादा मामला डिस्कशन में आ गया, तो पहले वो कवर करना जरूरी था। आज भी हमारे पास मालदीव को लेकर के अपडेट था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, फिर और कुछ खबरें छूट जाएंगी, इसलिए पहले इन्हें कवर कर लेते हैं, फिर समय मिलेगा तो ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं 4 जनवरी की कटिंग। 4 जनवरी के दिन एस जयशंकर साहब नेपाल पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस साल की मेरी पहली यात्रा है और मैं 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचा हूं, काठमांडू में इनका नमस्कार। ठीक है, यहां पर ये पहुंचते हैं और साथ में ये रामचंद्र पौडेल के साथ मुलाकात करते हैं, जो यहां के राष्ट्रपति हैं, जिनको भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वार्म ग्रीटिंग्स भेजी गई थी, उनको यहां पर हस्तांतरित करते हैं कि साहब वहां से मैं नमस्कार लेकर आपके लिए आया हूं। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ आपकी मुलाकात होती है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें भेजी गई जो वार्म विशेष हैं उनका आदान प्रदान होता है और तस्वीरें जारी होती हैं। केवल इतना ही नहीं, यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने हमारे सबके जो बड़े नेता हैं उनकी ग्रीटिंग्स तो वहां ट्रांसफर की, इसके साथ साथ जो और बड़े पुराने नेता हैं उन सबसे भी मुलाकात की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देउबा जो हैं उनके साथ, जो पूर्व नेता हैं, फॉर्मर पीएम हैं, उनके साथ भी मुलाकात की। तो केपी शर्मा ओली, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाना जाता है, जिसके काल में भारत और नेपाल के रिश्ते काफी खराब हुए चीन के कारण, क्योंकि इनके बारे में निकल के आया था कि कोई चीनी मैडम है, जब से वो नेपाल पहुंची हैं तब से ये भटक गए हैं, यहां से इनका काम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। भारत नेपाल का सीमा विवाद जो मैप को लेकर हुआ वो भी इन्हीं के दौर में हुआ था। ठीक है, तो इनसे भी लेकिन कट सी मीटिंग की गई कि कोई बात नहीं, आज आप भले ही सत्ता में ना हो लेकिन कभी तो आएंगे और कभी नहीं तो कम से कम अपोजिशन में रह करके भारत के खिलाफ जहर तो नहीं उगलेंगे, तो चलिए आपसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर ली जाती है। तो सभी बड़े नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात हुई। उसके बाद में दौर शुरू हुआ द्विपक्षीय वार्ताओं का। द्विपक्षीय दौर में जब यहां पर इनके विदेश मंत्री के साथ बैठक हो रही थी, यहां पर कुछ ऐसे कार्यों का आयोजन किया गया जिनके बारे में या तो भारत भविष्य में प्लान कर रहा है या पहले प्लान हो चुका था, उनका इनॉग्रेशन होना था। तो ये इनॉग्रेशन की तस्वीरें हैं, कुछ इनॉग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है मैं अभी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहां पर आप इनके ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कई विषयों पर इनसे बात की है, जिनमें से लैंड, रेल, एयर की कनेक्टिविटी, साथ में डिफेंस का कॉपरेशन, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, पावर, वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज्म, सिविल एविएशन, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि तमाम जो 2 देशों के बीच के मुद्दे होने चाहिए उन्हीं मुद्दों पर यहां पर प्रॉपर तरीके से बातचीत की गई। लेकिन इन मुद्दों पर आप विशेष फोकस करें, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा 5 बड़े एग्रीमेंट्स को एक्सचेंज किया, जिनमें पहला था हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विकसित करना, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड, यानी कि नेपाल से भारत बिजली खरीदेगा। आपको मैं बताऊं कि नेपाल हिमालय में बसा हुआ देश है, चूंकि ऊंचाई बहुत है, तो जो पहाड़ों से होकर गुजरने वाली नदियां हैं उनके ऊंचाई से गिरने से वाटर जो मतलब पानी से जो बिजली पैदा होती है, हाइड्रो पावर जो पैदा होती है, वो नेपाल का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। 80,000 मेगावाट तक की कैपेसिटी है पर ईयर की नेपाल की, लेकिन वो उनमें से मात्र 3-4 हजार मेगावाट का ही उत्पादन कर पाता है, क्योंकि संसाधनों का अभाव है। ऐसी स्थिति में भारत ने इनसे कहा है कि आप डेवलपमेंट करिए, हम अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली आपसे खरीदना चाहते हैं, यानी प्रति साल आप हमको 1,000 मेगावाट बिजली बेच दीजिए। इस तरह से हमने लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड इनके साथ किया। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि हम सोलर के अंदर तो आपको मालूम ही है कि इंडिया बहुत लीड कर रहा है, ऐसे ही अगर मून पर कोई सैटेलाइट भेजना है उसके लिए भी एग्रीमेंट हुआ। साथ में हमने भारत की तरफ से इनको जो भूकंप राहत की 5वीं किश्त थी वो भी हैंडओवर की, जो इनके यहां पर जजारकोट के अंदर आई थी, उसकी राहत का 5वां खेप मतलब पैसा जो है वो हमने इनको सौंपा। तो ये बड़े पॉइंट थे जो हमने यहां पर इनके साथ साझा किए। आपको याद होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के लिए एक बड़ी चिंता का बात बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन के द्वारा भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, इन सबको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, श्रीलंका हो, इन सबको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत घसीटा जा रहा है। जहां तक सड़क पहुंचा सकता है सड़क पहुंचा रहा है, जहां एयर कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है वहां एयर, नहीं तो रेल, किसी ना किसी प्रकार से ये देशों को कनेक्ट कर रहा है।
ऐसे में भारत की चिंताएं तब बढ़ जाती हैं जब भारत ने नेपाल को एज ए बफर स्टेट समझा हुआ हो और उस बफर स्टेट में चीन के द्वारा एयरपोर्ट का, रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया जा रहा हो।